अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लॉ ऑफ 12 टेबल्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसकी इंपॉर्टेंस और एंड पे ईच टेबल को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ रोमन लॉ। ये जो लॉ ऑफ 12 टेबल है, इसको रोमन लॉ की फाउंडेशन करार दिया जाता है एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन लीगल कोड्स ऑन इन द हिस्ट्री। और तारीख़ में ये कदीम तरीन लीगल कोड या फिर लीगल राइटिंग है। बिफोर दिस लॉ वर अनरिटन एंड कस्टम्स वर यूज्ड। लॉ ऑफ 12 टेबल से पहले कोई भी लीगल राइटिंग मौजूद नहीं थी, कोई भी रिटन लॉज मौजूद नहीं थे कि मैजिस्ट्रेट को किन बेसिस पर कोई डिसीजन देना है। तो वो कोई भी डिसीजन देने के लिए या तो प्रेसिडेंट्स यूज़ करते थे, या कस्टम्स यूज़ करते थे, या फिर जो रिलीजियस डिवाइन लॉ है उसको मैक्सिमम इम्प्लाई किया जाता था। ट्वेल्व टेबल मेड लॉ पब्लिक रिटन एंड एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये जो लॉ ऑफ 12 टेबल था, इसकी वजह से लॉ पब्लिक बन गया। ये पहली दफ़ा था कि जब लॉ को लिखा गया और एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये जो लॉ ऑफ 12 टेबल थे, ये 12 ब्रोजन टेबल पे ये लॉ लिखवाया गया था और उन टेबल्स को एक पब्लिक प्लेस पर नशर किया गया था। ये तारीख में पहली मरतबा था जब ऑर्डिनरी पीपल अपने लॉ को, अपने राइट्स को देख सके। उससे पहले जो भी डिसीजन होते थे उनका जस्ट मैजिस्ट्रेट को लापता होता था कि उसने किन असूलों के तहत कोई फैसला किया है। तो अब हम मूव करते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। लॉ ऑफ 12 टेबल्स वाज क्रिएटेड इन 451 BC। ये जो था लॉ ऑफ 12 टेबल्स, इसको 451 बिफोर क्राइसिस में क्रिएट किया गया था। एट दैट टाइम रोमन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। उस वक्त रोमन सोसाइटी जो थी उसमें दो मेजर क्लासेस थी, एक पैट्रिशियंस और दूसरी प्लेबियंस। तो ये बिल्कुल ऐसे ही था। जब आर्य समाज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र का जो रैंक था, पैट्रिशियन जो थे ये रिच और पावरफुल पीपल थे जो सोसाइटी के थे, और जो प्लेबियंस थे वो ऑर्डिनरी पीपल्स थे। सोसाइटी की सारी पावर जो थी वो पैट्रिशियंस के पास ही थी, जबकि प्लेबियंस को अपने बेसिक राइट से भी डिप्राइव्ड रखा जाता था। तो इस वजह से द प्लेबियंस डिमांडेड दैट लॉज बी रिटन डाउन सो दैट इंटरप्रेट देम अनफेयरली। तो प्लेबियंस ने यह डिमांड किया कि लॉ को रिटन डाउन होना चाहिए ताकि जो मैजिस्ट्रेट होता है वो उनको अनफेयरली ट्रीट ना कर सके। तो इस मकसद के लिए प्लेबियंस की इस डिमांड पे अ स्पेशल कमेटी कॉल्ड डिसेमिवीरी, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 10 मैन या 10 पीपल्स ऑफ 10 पीपल वाज अपॉइंटेड टू ड्राफ्ट द लॉज। तो ये जो थी कमेटी, इसको अपॉइंट किया गया था कि आप जाएं और तमाम लॉज को ड्राफ्ट करें जो हर आदमी को उसके बेसिक राइट और उसके साथ साथ उसके प्रॉपर्टी के राइट, मतलब उसके तमाम राइट्स को कवर करे।
तो ये जो 10 पीपल्स की कमेटी थी, इसने initially 10 tables were prepared and later 2 more tables were added, a total making a total of 12 tables. पहले 10 टेबल्स प्रिपेयर किए गए थे और फिर बाद में इनमें 2 टेबल्स का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से टोटल 12 टेबल्स बने थे और इसी की बदौलत इनको लॉ ऑफ 12 टेबल्स कहा जाता है. द लॉज वर रिटन ऑन ब्रॉन्ज tables and displayed in public places so everyone could read them. ये जो थे 12 टेबल्स के लॉ, इनको कांसी की टेबलों पे लिखवाया गया था और पब्लिक प्लेसेस में इनको डिस्प्ले किया गया था कि हर शख्स उसको अपने ड्यूटीज़ भी पता हों, उसको अपने राइट्स भी पता हों. तो उसके बाद ये इंट्रोडक्शन का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि प्लेबियंस और पैट्रिशियंस के दरमियान हमेशा ये कश्मकश रही थी कि पैट्रिशियंस को उनकी ड्यूटीज़ से ज़्यादा उनके राइट्स मिलते थे, जबकि प्लेबियंस अपने बेसिक या फाउंडेशनल राइट से भी डिप्राइव्ड रखा जाता था. तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि लीगम को या फिर लॉ को रिटर्न होना चाहिए ताकि उनको भी अपने राइट्स का पता चल सके और कोई भी मैजिस्ट्रेट या कोई भी जज ऐसा फैसला ना कर सके जिसमें उनका राइट डिप्राइव्ड हुआ है. तो उसकी बदौलत ये लॉ ऑफ 12 टेबल्स बनाया गया था. इनको ब्रॉन्ज टेबल्स पे लिखवा के पब्लिक प्लेसेस में नुमाया किया गया था ताकि हर कोई अपने लॉज को देख सके. उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ 12 टेबल्स. इट एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ लॉ. ये पहली दफ़ा थी जब लोगों को भी, ऑर्डिनरी पीपल्स को भी उनके राइट्स और उनके जो कानून इस्तेमाल हो रहा है उसका पता था, जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ को फ़रोग मिला. इट प्रमोटेड द लीगल इक्वलिटी अमॉन्ग रोमन सिटीजन्स. इसकी वजह से जो रोम के शहरी थे उनके दरमियान इक्वलिटी बढ़ी. इट रिड्यूस्ड आर्बिट्रेरी जजमेंट. इसने बर्बरियत वाले जो फैसले थे उसको कम किया, क्योंकि each one knows his right and it become the basis of Roman private law. और उसके बाद है इट इन्फ्लुएंस्ड लेटर लीगल सिस्टम इन यूरोप. ये जो है ना लॉ ऑफ 12 टेबल्स जो थे ये रोमन निजी लॉ की बुनियाद बने और बाद में, क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब लॉज को प्रैक्टिकली राइट डाउन किया गया था और उनको एक्सेसिबल टू ईच वन किया गया था, तो बाद में जो है ना इसने यूरोप के लीगल सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. अब हम अपने टेबल्स की तरफ आते हैं. सबसे पहले टेबल 1, ऑल पर्सन समन बिफोर द मैजिस्ट्रेट मस्ट अटेंड. इफ वन पार्टी फेल्स टू अटेंड द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोनाउंस जजमेंट इन द फेवर ऑफ द प्रेजेंट पार्टी. टेबल 1 ये कहता है कि अगर आपने किसी के खिलाफ केस किया है या फिर कोई आपके खिलाफ वो करता है तो मैजिस्ट्रेट के सामने दोनों पार्टीज को पेश होना होगा. जो भी पार्टी मौजूद होगी और जो पार्टी नहीं आएगी तो मैजिस्ट्रेट को यह हक हासिल होगा कि जो पार्टी मौजूद है उस पार्टी के हक में या फिर उस मुद्दाई के हक में
वो अपना फैसला सुना सकता है। यानी अगर आपने कोई केस फायर किया है तो आप चाहे किसी पार्टी पे केस दे रहे हैं या किसी और ने आप पे दिया है, तो दोनों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। और जो टेबल 2 था वो भी इसी से रिलेटेड था। उसमें कहते हैं कि समवन हुज विटनेस हैज़ फेल्ड टू अपीयर मे समन हिम बाय लाउड कॉल्स बिफोर हिज हाउस एवरी थर्ड डे। कि अगर किसी के पास गवाह हों और वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना हो सकें, तो हर तीसरे दिन उसके घर के सामने उसको ऊंची आवाज़ से बुलाया जा सकता है। ये पहले दो थे जो टेबल थे वो जजमेंट्स के रिलेटेड थे, और ये जो आगे वाले 3 टेबल्स हैं ये निजी लॉ को रेफर करते हैं कि समवन हु हैज़ incurred a debt will have 30 days to pay it. If he fails to pay, a creditor can keep him at his house in fetters. कि अगर कोई कर्जा लेता है तो उसके पास 30 दिन होंगे कि वो इन 30 दिनों में इस कर्जे को वापस पे करेगा। अगर वो पे नहीं कर सकता तो जिसने उसको कर्जा दिया है वो उसको अपने घर में कैदी बना सकता है, बशर्त ये कि जो जिसने आपको कर्जा देना है आप उसको खाना पानी और बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो टेबल 4 है वो कहता है अ dreadfully deformed child shall be quickly killed. If a father sells his son 3 times, the son shall be free. A child born 10 months after his father's death cannot claim inheritance. तो इसमें जो है ना 3 बातें बयान की गई हैं। सबसे पहले कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म्ड या माजूर बच्चा पैदा होता है उसको किल कर दिया जाएगा। और बाद में इसमें कहा गया है कि इफ़ अ फादर सेल्स हिज सन 3 टाइम्स द सन शैल बी फ्री। कि अगर आपका बाप है वो आपको 3 दफ़ा बेचता है, मतलब पहले बेच लिया फिर ख़रीद लिया फिर बेच लिया फिर ख़रीद लिया फिर बेच लिया, ऐसा वो 3 दफ़ा करेगा तो चौथी दफ़ा आप उससे फ्री होंगे, वो आपको दोबारा चौथी दफ़ा बेच नहीं सकता। क्योंकि ये जिस टाइम में बन रहा है उस टाइम स्लेव को सेल किया जाता था। और इसमें जो तीसरी बात है वो ये है कि अ चाइल्ड हैज़ बोर्न 10 months आफ्टर हिज फादर्स डेथ कैन नॉट क्लेम इनहेरिटेंस। कि अगर कोई बच्चा उसके वालिद की वफ़ात के 10 माह बाद पैदा होता है तो वो अपने वालिद की विरासत में से हिस्सा नहीं मांग सकता। उसके बाद है जो टेबल 5 है ये भी प्राइवेट या फिर फैमिली लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद फीमेल शुड रिमेन इन गार्डियनशिप इवन व्हेन दे हैव अटेन्ड देयर एज ऑफ मेजॉरिटी। के ख़वातीन ख्वाह बाले की क्यों ना हो जाएं उनको निगरानी में रखा जाएगा, यानी उनकी प्रोटेक्शन लाजिम होगी। उसके बाद है फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ बाउंड्स एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर लीगली बाइंडेड। के ख़रीदो फरोख्त की ये जो बाज़ाब्ता ऐलान होगा ये भी कानूनी दायरा कार में होगा। मतलब आप कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं तो उसमें भी जो है ना आपको अपनी बाइंग और सेलिंग में भी जो लॉ होगा उसको लाजमन फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद टेबल नंबर 17 है कि शुड अ ट्री ऑन नेबर्स फार्म बी लीन ओवर योर फार्म यू मे रिमूव दैट ट्री। कि अगर आपका और किसी दूसरे का फार्म एक साथ है तो किसी और के फार्म में एक ट्री लगा हुआ है
जिसकी शाखें आपके फार्म में आ रही हैं, तो आपको ये हक है कि आप उस ट्री को काट सकते हैं। यू मे पिक अप फ्रूट फ्रॉम योर ट्री फॉलन ऑन अनदर्स लैंड, कि अगर आपका फार्म है उसमें दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त से कोई फल गिर के किसी और की ज़मीन में चला जाता है, तो आपको ये राइट हासिल है कि आप वो अपना फल वापस ले सकते हैं, उसकी ज़मीन से उठा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं टेबल नंबर 8 की तरफ। इफ़ वन इज़ किल्ड वाइल कमिटिंग थेफ्ट इन द नाइट, ही इज़ जस्टली किल्ड। Any person found in the guilty of giving false witness shall be hurled from trapezium rock. No person shall hold meeting in the city at night. इसमें 3 बातें की गई हैं। सबसे पहले ये कि अगर कोई आदमी रात को चोरी करते हुए कत्ल किया जाता है, तो वो हाथ पे कत्ल किया गया है, उसके खिलाफ आप कोई केस, मतलब उसके हक में आप कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई शख्स झूठी गवाही देता है तो उसको ट्रेपिज्म रॉक से गिराकर सज़ा दी जाएगी। और तीसरा जो है वो ये है कि नो पर्सन शैल होल्ड मीटिंग इन द सिटी एट नाइट। कोई भी आदमी रात के वक्त शहर में मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकता। आगे है टेबल नंबर 9। कैपिटल पनिशमेंट फॉर द जज हु हैव बीन ब्राइब्ड। वो जज जो रिश्वत लेता है उसको सजाए मौत दी जाएगी। कैपिटल पनिशमेंट फॉर ट्रीजन्स, जो गद्दार होगा उसको भी मौत की सज़ा दी जाएगी। पुटिंग एनी मैन टू द डेथ अनकन्विक्टेड हुएवर ही माइट बी इज़ इलीगल, कि अगर आप किसी को भी बग़ैर सबूत के सज़ा देते हैं तो कि अगर आप किसी को भी बग़ैर सबूत के सज़ाए मौत देते हैं तो ये काम इलीगल है। उसके बाद टेबल नंबर 10 हमें कहता है नो वन शैल बरी और बर्न अ कॉर्प्स इन द सिटी, के शहर में कोई भी आदमी लाश ना ही जला सकता है और ना ही उसको दफन कर सकता है। उसके बाद टेबल नंबर 11 मैरिज शुड नॉट टेक प्लेस बिटवीन प्लेबियंस एंड पैट्रिशियंस, के इधर भी फिर वही इम्तियाज़ रखा गया है कि प्लेबियंस और पैट्रिशियंस आपस में मैरिज नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास फाइनल है वट एवर द पीपल हैड लास्ट और डिनेटेड विल बी हेल्ड एज बाइंडिंग बाई लॉ। ये भी उसी से रिलेटेड है कि जो भी काम होगा वो बाइंडिंग बाई लॉ होगा, यानी इधर भी रूल ऑफ लॉ को प्रेफर किया गया है। तो अल्लाह हाफिज़।